हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत कर रही हूं और हम कर रहे हैं द आर्म्स एक्ट। जी हाँ, एपीओ के संबंध में हम कर रहे हैं आर्म्स एक्ट को। इससे पहले हमने बीएनएस कंप्लीट कर लिया है, बीएनएसएस की सीरीज हमारी चल रही है, प्रोबेशन को हमने देख लिया है, एग्जामिनेशंस के एक्ट हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, पॉक्सो भी अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से अपना रिविजन कर सकते हैं। और आज हम फाइनली बात करेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में। तो जो एपीओ में हमारा आ रहा है 1 से लेके 12 सेक्शन तक, वो आज हम कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे आपको तो आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अपने साथ इसको। फाइनली अब हम बात करेंगे हमारे आर्म्स एक्ट के बारे में क्या बता रहा है। सबसे पहले बात की जा रही है कि इसका नाम क्या है, तो द आर्म्स एक्ट 1959 एक्ट नंबर 50। एक्ट नंबर 54 का मतलब क्या हुआ, 59 जो ईयर था उसमें 54 नंबर पर हमारा ये एक्ट बना था। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट निकाल लीजिए और हमारे साथ यहाँ पर रिवीजन शुरू कर लीजिए। यहाँ पर जो चीज़ अंडरलाइन करवाई जा रही है, इंपोर्टेंट मार्क करवाई जा रही है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु मतलब आर्म्स एक्ट के संबंध में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमको पता होनी ही चाहिए आर्म्स एक्ट स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहली बात है कि 23 दिसंबर 1959 को ये बना था। 23 दिसंबर 1959 को ये बना था और लागू कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1962 को, यानी कि 1 अक्टूबर 1962 को इसको लागू किया गया था। किसने किया था, सरकार ने किया था। एक बार अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो साथ में बेयर एक्ट भी रख लीजिए, कि अगर हमको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हुआ तो हम वहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। आप लोग अंडर अब देखिए क्या है इसका उद्देश्य, यानी कि आर्म्स एक्ट को आखिर बनाया क्यों गया। भाई ये जो आर्म्स एक्ट है इसको किस उद्देश्य से लाया गया, तो बोल रहा है आयुधों और गोला बारूदों से संबंधित विधि का सम्मेलन करने और संशोधन करने के लिए। आयुध वगैरह क्या होते हैं आखिर, आर्म्स वगैरह जैसे कि हो गए गोला बारूद, जैसे बम विस्फोट वगैरह होते हैं, बंदूकें वगैरह होती है, कोई धारदार तलवारें होती है, इन सबको क्या कहा जाता है, जो अपने आयुध वगैरह होते हैं वो कहा जाता है आयुध, गोला बारूद वगैरह। अभी आगे डेफिनेशन आएगी तो उसको और अच्छे डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप सामान्य भाषा में आर्म्स किसको बोलते हैं, बंदूक हो गई, तलवारें हो गई, या साथ में क्या हो गए, गोला बारूद हो गए, तोप वगैरह हो गई, इन सबको क्या कहा जाता है, आर्म्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही आर्म्स के बारे में बात आती है, हथियारों के बारे में बात आती है, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होनी चाहिए, उसके संबंध में ही ये एक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं तो इसमें चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर है 6 और सेक्शन कितने हैं 46। 46 सब जो है सेक्शंस हैं वो 6 चैप्टर्स में डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए, नाम क्या है, सेक्शन कितने हैं, कब बना, कब लागू किया गया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए क्या बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चैप्टर जो है उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, केवल एक क्या हमको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आ रहा है चैप्टर नंबर 1, प्रारंभिक यानी प्रीलिमिनरी पार्ट की बात हो रही है, सेक्शन 1 और 2 को कवर कर रहा है। फिर दूसरे चैप्टर में हमको क्या बता रहा है कि जो आयुध और गोला बारूद वगैरह ना उनका अर्जन कैसे करेंगे, कब्जा कैसे रखेंगे, उनको कैसे बनाया जाएगा, विक्रय वगैरह कैसे किया जाएगा, आयात निर्यात कैसे किया जाएगा, उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसे किया जाएगा, सेकंड चैप्टर में बताया गया है। ये जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे एपीओ में आ रहे हैं, 1 से लेके 12 तक, 3 से 12 तक सेक्शन है चैप्टर नंबर 2 में। तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना है आज की क्लास में, आज की क्लास में बेसिकली हमको पढ़ना है सेक्शन 1 से लेके 12 तक। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन एक बार क्या करते हैं, हल्का सा उनका भी नाम ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये वाले सेक्शन हमसे नाराज हो जाएंगे। क्या बोल रहा है देखो, तो लाइसेंस वगैरह के बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सेक्शन 13 से लेके 18 तक। चैप्टर 4 क्या बात करता है, पावर्स और प्रोसीजर वगैरह की बात करता है 19 से लेके 24B तक। चैप्टर नंबर 5 बात करता है ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में, अपराध और शास्तियों के बारे में 25 से 33 तक। और लास्ट में चैप्टर 6 जो अधिकतर सबका यही होता है, प्रेक्रिएटल यानी कि मिसक्लीनियस, 34 से 46। क्या बात करता है मिसक्लीनियस, भाई जो कुछ बचा खुचा है वो इसमें डाल दो, यानी कि जो आगे वाले चैप्टर्स में नहीं डाल पाए, आगे वाले सेक्शंस में नहीं डाल पाए, उनका क्या करोगे, उनका ये करना है आप लोगों को कि भाई मिसक्लीनियस में डाल दो, हमको नहीं सरकार को, क्योंकि सरकार ने बना दिया इसको तो कब का एक्ट के संबंध में बना है, आर्म्स के संबंध में बना है। आज हमको क्या पढ़ना है, सेक्शन 1 से लेके 12 तक पढ़ना है। बात समझ में आ गई, तो आ जाइए आगे।
सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी बात कर रहा है, यानी कि प्राइमरी सेक्शंस की बात कर रहा है। चैप्टर 1 जो है वो बात करता है सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 की। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर पता होने चाहिए हम। सबसे पहले चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 से लेके 2, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ, अधिकतर सबका यही होता है। सबका मतलब जिस भी एक्ट को स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, माय नेम इज एडवोकेट बरखा शर्मा। ठीक है, तो फिर ये वही बात कर रहा है कि भाई मेरा एक्ट का नाम बता रहा है, मतलब मेरा मतलब एक्ट अपना नाम बता, क्या बोल रहा है देखो कि भाई नेम है इसका आर्म्स एक्ट 1959, विस्तार इसका है होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ यानी संपूर्ण जो भारत है उस पर अप्लाई होगा। कब से? 31 अक्टूबर 2019। बार बार हर एक्ट में आपको ये बात इसलिए बताती हूँ कि ये डेट अधिकतर पूछी जाती है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज, 30 अक्टूबर में, कभी 31 अक्टूबर में। ये बोल रहा है 31 अक्टूबर 2019। के बाद बोल रहा है प्रवर्त सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। बेसिकली यहाँ पर कौन गवर्न कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, क्योंकि ये किसका एक्ट है? कोई राजस्थान सरकार का एक्ट नहीं है, एमपी सरकार का एक्ट नहीं है, किसका एक्ट है? सबका, पूरे भारत पर लागू हो रहा है। राजस्थान राज्य पर लागू होता तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास चल जाती? राजस्थान राज्य पर या राज्य सरकार पर। लेकिन ये क्या कह रहा है? भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाम क्या है? आर्म्स एक्ट 1959। विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर। कब से? 31 अक्टूबर 2019। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इसको जारी करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाइए, अब आती है हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के समझ में आना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 1 है उसका जो सेक्शन नंबर 2 है वो बात करता है हमारे डेफिनेशन की। कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके के तक, यानी 2AK। आप किस तरीके से याद कर सकते हो? 2AK। ठीक है, 2AK में हमको बताई गई है डेफिनेशन 2AK। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे कि भाई ए से लेके के तक हमको डेफिनेशन पता होगी। सबसे पहले बात कर रहा है, ए से आता है हमारा अर्जन यानी कि एक्विजिशन। क्या बोल रहा है? भाड़े पर लेना, उधार लेना, दान के रूप में प्रतिग्रहित करना। अरे भाई किसको करोगे? किसको उधार पर लेगो, किसको भाड़े पर लोगे, किसको दान के रूप में प्रतिग्रहित, यानी कि किसका दान एक्सेप्ट कर रहे हो आप? आर्म्स का। आर्म्स यानी कि आयुध वगैरह, जो कि हथियार वगैरह हैं, इनको सबको क्या कर रहे हो? उधार ले रहे हो। भाड़े पर यानी कि किराए पर ले रहे हो, या किसी ने आपको दान दे दिया। देखो ऐसी चीजें भी दान में दी जाती है, क्या हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन अब हमको पता चला है कि आर्म्स वगैरह को भी क्या किया जाता है? दान दिया जाता है, और कोई व्यक्ति उसका दान ग्रहण भी कर सकता है। बताओ आप। अब आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोरिंग वगैरह जो कि एक्सेप्टिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीज। अब देखो, अब आगे दो, गोला बारूद क्या होता है? तो ये बोल रहा है अग्नि आयुध के लिए गोला बारूद है, इसमें इंक्लूड है। क्या बोला इसके अंतर्गत? कि इसने कुछ लिस्ट दे रखी है, उसको क्या कहते हैं? गोला बारूद कहा जाता है। अग्नि आयुध की, अग्नि आयुध यानी कि जो हथियार वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए जो गोला बारूद वगैरह होते हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। यानी कि बंदूक के लिए जो बंदूक में चीजें डलेगी, या कोई भी जो हथियार है उसके अंदर सामान डलेगा, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है? देखो, रॉकेट आते हैं, बॉम्ब्स आते हैं, ग्रेनेड्स आते हैं, शेल्स आती है, और अन्य अस्त्र आते हैं। देखो ये आपको नाम पता होने चाहिए। अब हमको यहाँ पे लिखने तो बैठना नहीं है, क्योंकि भाई हमको रट्टे मारने, रॉकेट ऐसे ऐसे तो हमको करने नहीं है, हमारे सामने दिख जाएंगे ये। तो रीडिंग करो और पता करो कि भाई हमने ये कभी इस अस्त्र का नाम पढ़ा था क्या। जो रेगुलर पढ़ रहा होगा उसको तो अस्त्र का नाम दिखते ही याद आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए आएगी दिक्कत। तो क्या होगा कि भाई इससे भिन्न कोई भी शब्द दिखेगा तो आप कह दोगे नहीं भाई ये तो शामिल नहीं है गोला बारूद के अंतर्गत। तो ऐसे ही आपको करना है। क्या बोल रहा है? रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, शेल्स और अन्य अस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। टारपीडो, समुद्री तरंगे बिछाने के लिए ये वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समुद्र में जैसे बिछाते ना भाई, जो अगर कोई ऐसे काम करेगा, गलत काम कर रहा है, हथियार वगैरह बिछा ही रहा है, तो ऐसे तो नहीं ना होगा कि नहीं भाई धरती पे बिछाऊंगा, मैं तो पानी वानी में जाऊंगा ही नहीं, आकाश में जाऊंगा ही नहीं। तो कह रहा है समुद्र वगैरह में जो टारपीडो वगैरह होते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है 3rd नंबर पर, विस्फोटक, ऊर्जनकारी या विखंडनीय सामग्री, अपायकर द्रव्य, गैस वगैरह इसके अंतर्गत आती है। अग्नि युद्धों के साथ यूज आए या नहीं आए, इन सबको शामिल करते हैं, चाहे से वो उसके अंदर यूज आ रही हो या नहीं आ रही हो। बात समझ में आ गई? अब कोई गोला बारूद किसी के पास पड़ा हुआ है, अब ऐसा तो नहीं कहेगा मेरे पास तो पड़ा ही है मैं यूज नहीं करने दे रहा। अरे भाई पड़ा हो, काम में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, वो तो हम इंक्लूड करेंगे गोला बारूद में। क्यों? क्योंकि हमको आर्म्स एक्ट में बताया है। कहाँ पर?
सेक्शन 2B के अंतर्गत। बात समझ में आ गई आपको? सबसे पहले हमने क्या किया था, अर्जन। अर्जन किसका किया, तो ये बोल रहा है जो भी अस्त्र आयुध वगैरह थे इनका किया है। फिर बोल रहा है बी पे गोला बारूद, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आने से पहले देखिए, इसमें फोर्थ नंबर पे बोल रहा है अग्न आयुधों के लिए भरणों के उपसाधन, मतलब किस तरीके से उसमें आप जैसे कि भाई कोई चीज है उसके सहारे से उसके अंदर भर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए तोप में गोला डाला जा रहा है तो आप किस तरीके से डाल रहे हो, या फिर क्या होता है कोई बंदूक है उसमें किस तरीके से, या कोई गोला बारूद बना रहे हैं तो आप किसी मशीन की सहायता से उसमें बारूद वगैरह भर रहे हो क्या, ये बोल रहा है। जो भी वो साधन वगैरह होंगे वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड आ जाएंगे। फिर बोल रहा है पलीते घर्षक नलिकाएं, फिक्शन ट्यूब्स वगैरह आ रही हैं, मशीनरी गोला बारूद के संगठक विनिर्माण के लिए, मतलब जो जैसे कि हथियार वगैरह बने, बंदूक बनाने की मशीन हो गई, तो ये कह रहा है उसको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड मानेंगे। बात आ गई समझ में आपको? फिर बोल रहा है ऐसे संगठक जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे। भाई क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पेसिफिक कर देगा कि भाई ये जो चीजें हैं ये क्या मानी जाएगी, गोला बारूद मानी जाएगी। आपको बात समझ में आई? कितने सारे पॉइंट है, 7 पॉइंट है यहाँ पर। ये 7 पॉइंटों ने हमको क्या बताया कि आप गोला बारूद के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड करोगे। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आए तो हल्का सा एक रिवाइंड लीजिएगा, दोबारा हल्का सा पीछे जाके देख लीजिएगा। जनरल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, अगर आप आर्म सेट लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा मैम ये कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, लेकिन नहीं, हमको इसी मेथड से पढ़ते हुए चलना है कि हमको क्या करना है, पेपर देना है। बात आ गई समझ में? 3 नंबर पे आता है आर्म्स। अब फाइनली आर्म्स की बात हो गई। ये आर्म्स कौन से हैं भाई, जिसके संबंध में अधिनियम बना है, किस उद्देश्य के लिए, जिसके उद्देश्य के लिए ये बना है वो तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो 2C क्या बोल रहा है हमको आर्म्स के बारे में। आर्म्स क्या बोलता है, आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए अग्न आयुध तीक्ष्ण धार वाले। तीक्ष्ण धार क्या होता है, लैंग्वेज देख के घबराना नहीं है, तीक्ष्ण होता है तेज धार वाले। चक्कू हो गया भाई, होता है ना तेज धार वाले चाकू हो गया, तेज धार वाली तलवारें वगैरह हो गई जो जुलूस वगैरह में कई बार लेके निकलते हैं लोग, तो वो कह रहा है। इसके बाद बोल रहा है अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्या क्या कह रहा है, अग्न आयुध। अभी हम पढ़े थे कि भाई जो जो चीज उसके अंदर गोला बारूद के अंदर जो अग्न आयुध, जिसके मान लो आप उदाहरण के तौर पर आपको याद रखना है तो एक पिस्टल याद कर लो, तो पिस्टल हो गई, लेकिन उसमें और भी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन हमको क्या होता है, एक चीज रिमेंबर करने के लिए भाई ये रखना पड़ेगा कि क्या चीज है। तो अग्न आयुध हो गए, तेज धार हो गई, अन्य कोई भी घातक शस्त्र हो गए, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, और साथ में इनको बनाने की जो मशीनें वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आ जाओ, आर्म्स में शामिल नहीं है। देखो हमको ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, इसके अपवाद हैं। अपवाद मतलब इनको इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया। भाई सब पता कर लेंगे कि भाई ये चीजें तो है, पर मान लो दुनिया भर की चीजें आपके सामने लिखी हुई आ जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो क्या होता है, एग्जामिनेशन का हमेशा से फंडा रहा है कि जो चीजें नहीं है ना वो उनको शामिल करता है कि भाई इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा और आप क्या करते हैं, है वाले पे टिक करके आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है किसको शामिल नहीं करेंगे, घरेलू या कृषि उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, उदाहरण के लिए लाठी, मामूली छड़, हॉकी की स्टिक, समझ गए आप, हॉकी की जो स्टिक वगैरह होती है ना, इनको इंक्लूड नहीं करते। मैंने ये क्यों लिखा हॉकी की स्टिक, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है ये वाले क्वेश्चन में कि हॉकी की स्टिक आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो आप ये देखो ये चीजें इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती। लाठी हो गई, कोई मामूली सी छड़ी वगैरह हो गई, इनको शामिल नहीं करेंगे। शामिल उनको ही करेंगे जो कि तेज धार वाले हथियार हो गए, या फिर जैसे कि अग्नायुध वगैरह हो गए, घातक अस्त्र शस्त्र जो होते हैं वो हो गए। बाकी जो कृषि के काम में ली जा रही है कोई चीजें, या फिर घरेलू काम में आप कोई चीजें ले रहे, घर का नॉर्मल सा चाकू है, उसके लिए थोड़ी ना बोल देंगे कि भाई हथियार लेके रख रखे हैं। मान लो मेरे घर में चाकू है तो उसके लिए थोड़ी ना बोल दिया जाएगा कि इसने घर में अस्त्र शस्त्र रख रखे हैं, आयुध वगैरह रख रखे हैं, ऐसे नहीं कहा गया। वो तो जनरल चीजें हैं, सब्जी काटने के लिए तो हमको रखना ही होगा चाकू, ऐसे थोड़ी ना हम तलवार लेके काटने लग जाए। अब आगे आ जाओ, शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। कोई खिलौने विलौने हैं, इनको इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं मानेंगे। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? अब आगे आ जाओ, डी से आता है डीएम। डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। देखो साफ आपको याद करवा रहा है, ये डी से डीएम होता है, आपको भी पता है डी से डीएम होता है। ये बोल रहा है डी से डीएम होगा, और क्या करेगा, डीएम से पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है। इसने साफ कह दिया कि डीएम में आप किसको मानोगे, पुलिस आयुक्त को शामिल मानोगे। पूर्ण क्षेत्र पर उसके भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला पुलिस अधिकारी। मान लीजिए इस क्षेत्र में वगैरह है, तो इस क्षेत्र में जहां जहां पर ये क्या करेगा, अपना शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो उसका चाहे से पूरा भाग हो आधा भाग हो, इसमें क्या कर सकता है, वो अपनी जो पावर्स है उसका यूज कर। ठीक है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे क्षेत्र भाग के संबंध में विनिर्दिष्ट करे।
यहाँ पर क्या बोला, इसने कहा है कि भाई जिस क्षेत्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट उसको विनिर्दिष्ट कर देगी वो उसका पुलिस आयुक्त माना जाएगा, डीएम माना जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अब ई से आता है अग्नायुधों, विस्फोटकों या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार चलाने के शस्त्र। ठीक है, ये बोल रहा है कि अग्नायुधों से क्या चलाएगा, कोई विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा, मतलब जिसमें क्या कर जा रही है, एनर्जी डालकर क्या की जा रही है, चलाई जा रही है। एक बार उदाहरण देखते हैं, उससे आपको समझ में आए। तोपे, हथगोले, रायट, पिस्तौल, द्रव्य गैस आदि छोड़ने के शस्त्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अग्नायुद्धों के भाग विनिर्मित करने की मशीनें इसके अंतर्गत आती है। गाड़ियां मंच साधित तोपों को चलाने के लिए, आपने कई बार देखा होगा गाड़ियों पे तोपें वगैरह बनी हुई रहती है, जो होती है कौन सी मूवी थी, एक रणबीर कपूर की वो पापा वाली, उसमें देखा था आपने कितनी सारी, एक ही गन में कितनी सारी गोलियां वगैरह थी, वो उसने रख रखी थी, तो कहते हैं मशीन गन टाइप की थी, वो सब इसके अंतर्गत आ रही है। वो रखना क्या होता है, आयुध अधिनियम के अंतर्गत कवर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये कह रहा है जिसके अंतर्गत क्या डाले जाए, अग्नायुध वगैरह डाले जाएं, वो इसके अंतर्गत आएगी, जो विस्फोटक पदार्थ वगैरह होते हैं और साथ में क्या होता है, किसी प्रकार की एनर्जी से चलते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत इंक्लूड माने जाएंगे। अब आगे आ जाओ, अनुज्ञापन प्राधिकारी, यानी कि लाइसेंस कौन देगा। भाई आप ऐसे थोड़ी ना अपने घर में रख सकते हो कि भाई नहीं भाई मेरे को तो पसंद है, ये बंदूक मुझे बहुत अच्छी लग गई, मैं तो इसको अपने घर पे रखूंगा, नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, लाइसेंस रखना पड़ता है, एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप कोई बंदूक वगैरह अपने घर पे रख सकते हो। अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने का सशक्त प्राधिकारी, यानी कि इसका मतलब ये निकला कि भाई वो अधिकारी आएगा इसके अंतर्गत जो कि लाइसेंस प्रदान कर रहा है या फिर उसको रिन्यू कर रहा है। आप करवाते हैं ना, रिन्यू करवानी पड़ती है किसी भी चीज को, तो कहता है भाई जो हमारी जो बंदूक वगैरह होती है, जो आर्म्स वगैरह होते हैं, इनको भी क्या करना होता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। और कौन करेगा, वो जो अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, यानी जो लाइसेंस देगा, लाइसेंस अथॉरिटी कहलाती है वो। बात समझ में आई आपके? अब आगे आ जाओ, के अंतर्गत सरकार आती है। भाई सरकार ही तो निर्धारित करेगी कि भाई कौन होगा हमारा लाइसेंस अथॉरिटी वाला। बात समझ में आई? अब देखो एफएफ क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट। कौन सा मजिस्ट्रेट आएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, यानी इसने क्या बोला, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात की जाएगी। जब आप आर्म्स एक्ट के बारे में सोचेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा मजिस्ट्रेट शामिल हो, तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। विहित के मतलब बोला गया है इस एक्ट में बनाए गए रूल। इस एक्ट का मतलब आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो रूल बनाए गए हैं वो इसके अंतर्गत विहित माने जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो आ जाइए। अब बोल रहा है प्रतिषिद्ध गोला बारूद और प्रतिषिद्ध आयुध। प्रतिषिद्ध का मतलब होता है रोकना, मतलब ये चीजें अलाउ नहीं होगी। बात समझ में आई? हिंदी को जितनी ज्यादा आप आसान करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में हमको कोई मतलब नहीं है कौन हिंदी से पेपर दे रहा है कौन इंग्लिश से पेपर दे रहा है, हमको वो वर्ड समझ में आना चाहिए। हिंदी में समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, हमको केवल समझने से मतलब है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्रतिषिद्ध गोला बारूद, प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। क्या बोल रहा है, गोला बारूद जो किसी उपायकर द्रव्य गैस अदर थिंग को रखता है। ठीक है, रॉकेट, बम, ग्रेनेड वगैरह ये सब पढ़ के आए थे, अस्त्र, टारपीडो, समुद्री तरंगे बिछाने की वस्तुएं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रतिषिद्ध गोला बारूद घोषित करे। समझ में आई आपको? एच ने क्या बोला, एच ने ये बोला कि भाई प्रतिषिद्ध गोला बारूद होता है, यानी कि प्रोहिबिटेड जो होते हैं हमारे एम्यूनिशन वगैरह होते हैं, कौन से होते हैं, जिन्हें क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा यानी सूचना जारी करके क्या करती है, प्रतिषिद्ध गोला बारूद घोषित करती है। गोला बारूद कहाँ पढ़ के आए थे, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले 2B के अंतर्गत पढ़ के आए थे, वही गोला बारूद है। रॉकेट, बम वगैरह ये सब कुछ जो भी है, इनको बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रतिषिद्ध गोला बारूद करके एक नया सेक्शन बना के 2H में बता दिया कि ये प्रतिषिद्ध गोला बारूद होते हैं। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, प्रतिषिद्ध आयुध। आई क्या बोल रहा है, प्रतिषिद्ध आयुध, तो यहाँ पर आर्म्स की बात हो रही है। प्रोहिबिशन आर्म्स क्या कहते हैं, बेअग्नि आयुध, तो यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए जब तक दबाव घोड़े से हटाया ना जाए, मैग्नीज खाली ना हो, छूटता रहे, वह अस्त्र। इतनी बात क्या बोली भाई? भाई ये क्या कह रही है, एक बंदूक बना दी इसने, ठीक है, ये एक बंदूक बना दी। अब ये कह रहा है कि ये जो मशीन है ना, यहाँ से इसको जब तक चला देना, ऐसे ड्र ड्र करके, कि जब तक चलती रहती है, तो जब तक उस पर से हाथ नहीं हट जाए, या फिर वो पूरा जितना उसके अंदर भरा हुआ है ना मशीनें वगैरह, वो खाली ना हो जाए, मैग्नीज वगैरह जो भी इसके अंदर भरा हुआ रहता है ना, वो पूरी खाली ना हो जाए तब तक, तो वो इसके अंतर्गत आती है। वो वाले अस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने आपको मशीन गन के बारे में बताया
कि वो चलती रहती है और जब तक वो मशीन या तो खाली नहीं होगी या वो ट्रिगर पे से कोई हाथ हटेगा नहीं तब तक वो चलती जा रही है। तो ऐसे वाले अस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बोल रहा है द्रव्य, गैस या अन्य चीज को छोड़ने की वस्तुएं। आपने कई बार देखते हैं ना, गैस छोड़ देते हैं फटाक से करके कि भाई लोग भाग जाएं, ठीक है ना, या खुद भागने के लिए कि भाई लोगों के बीच में धुआं छोड़ दो और फिर क्या होगा, फिर लोग भाग जाएंगे कि भाई आंसू गैस छोड़ दी। कई बार कोई सी चीज होती है कि भाई वो जहरीली गैस छोड़ दी जिससे कि भाई क्या होता है, लोग भागने लग जाते हैं इधर उधर, वो वाली बात। तोपे, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्नायुद्ध व ऐसे अन्य आयुध जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिष्ठित आयुध घोषित करे। अब क्या समझ में आया आपको कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो क्या करेगी, प्रतिष्ठित गोला बारूद घोषित करेगी, प्रतिष्ठित आयुध घोषित करेगी। गोला बारूद क्या होते हैं हम पढ़ के आ गए, आयुध क्या होते हैं हम पढ़ के आ गए। तो बस हमको क्या समझना है यहाँ पर कि प्रतिष्ठित कौन घोषित कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित कर रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फटाफट से उस पर टिक लगा देना। अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है, लोक सेवक। ये लोक सेवक है कौन सा, जो पब्लिक सर्वेंट आईपीसी में 21 में बताया गया है। ये तो हमको बता दिया 21। और बीएनएस के सेक्शन को फटाफट से आप क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैं तो आके फटाफट बोल बाल के चल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि बीएनएस पढ़ के आ गए हैं, कितना याद आ रखा है हमको। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दो कि भाई मैम लोक सेवक यहाँ पे है। आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा। दूसरों का कैसे भला होएगा, अरे भाई जो कमेंट देखेगा उसको पता चल रहा है, अच्छा ये लोक सेवक है, मुझे तो नहीं था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है कि वही है जो आईपीसी का 21 है, इतनी सी बात बोली। अब अंतरण कह रहा है, अंतरण का मतलब होता है भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना, कब्जा विलंग करना। क्या मतलब निकला, इसको किससे कनेक्ट करोगे, तो इसको कनेक्ट कर लो 2A से। किससे कनेक्ट करोगे, 2A से। क्यों कर रहे हो भाई मैम 2A से क्यों कनेक्ट करवा रहे हो, भाई वहां पर क्या कर रहा था, वो अर्जन कर रहा था, अर्जन मतलब ले रहा था, प्राप्त कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, अंतरण यानी कि ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है। बात समझ में आई, क्या कर रहा है, भाड़े पर देना, ठीक है, वहां क्या कर रहा था, भाड़े पर लेना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, उधार देना, वहां पर वो क्या कर रहा था, उधार ले रहा था। बात समझ में आई आपको। कब्जा देना, मेरे पास ये बंदूक है, मैं सामने वाले व्यक्ति को दे रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति मेरे से क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। कब्जा विलंग करना मतलब कब्जा सौंप रही हूँ कि भाई ये क्या कर, तू रख ले, ये मेरी बहुत शानदार बंदूक है, तेरे को जरूरत है तो तू क्या कर, इसको रख ले अपने पास। विलंग करना, कब्जे को विलंग करना, सौंपना वगैरह, समझ गए आप बात। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको 2A से कनेक्ट करेंगे, यानी सबसे पहला वाला सेक्शन, सबसे लास्ट वाला सेक्शन, A और K साथ में पढ़ा जाना चाहिए। आपने तो शुरू में देखा भी था 2AK, समझ गए क्या था, A से लेके K तक डेफिनेशन, कहाँ पे क्या देखा वो हम देख के आ चुके हैं। फिर भी अगर किसी तरीके का डाउट है हल्का सा पीछे जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसे दूर करना बहुत जरूरी है। अब आगे आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक, ठीक है, 3 से लेके 12 तक की बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है, देखो आयुध यानी कि तो आर्म्स वगैरह हैं, गोला बारूद वगैरह हैं, इनका अर्जन किस तरीके से होगा, कब्जा किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, विनिर्माण, विनिर्माण यानी कि उनको बनाना, विक्रय मतलब उसको सेल करना, बेचना, आयात निर्यात ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें कैसे की जाएगी, ये बात कौन करता है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 12 तक। जैसे ही आपको अर्जन वर्जन की बात याद आए तो आप क्लिक होना चाहिए कि हमको बात की जा रही है 3 से लेकर 12 सेक्शन। सबसे पहले आ जाइए, कौन सा सेक्शन बोल रहा है, देखिए हमने एक चार्ट बना रखा है। चार्ट बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमारे दिमाग में एक बार क्लिक हो जाए कि भाई 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है। तो 3 क्या बोल रहा है, अग्ना आयुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। अब देखिए जब ये अनुज्ञप्ति की बात की जा रही है ना, तो आपको 2 सेक्शन इसके साथ जरूर पता होने चाहिए। कौन से वो सेक्शन है, 5वां सेक्शन है और 10वां सेक्शन। मैडम ये क्या कर रहे हो आप, स्टार्टिंग में 5वें सेक्शन और 10वें सेक्शन की बात कर रहे हो। अरे तो 5वें सेक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ, देखो आप क्या बोल रहा है, आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। यहाँ पर क्या बोल रहा था, अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। समझ में आई आपकी बात, अर्जन यानी प्राप्त करने के लिए और कब्जा रखने के लिए लाइसेंस की बात कर रहा है। और 5 में क्या नाम काम कर रहा है, विनिर्माण के लिए और विक्रय के लिए, यानी कि बनाने और बेचने के लिए वो लाइसेंस की बात कर रहा है। इसके साथ साथ 10वां नंबर देखो, आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति, यानी लाइसेंस की बात कर रहा है। किसके लिए भाई, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सको,
बात समझ में आई आपके कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से करोगे, इसके बारे में बात कर रहा है हमारा आर्म्स एक्ट का सेक्शन नंबर 10। तो ये तीनों सेक्शन आपको साथ में पढ़ने हैं, 5, 3 और 10। क्या कर लो, 3, 5, 10, कैसे भी आपको जैसे भी समझ में आया, आपको बस समझ में आना चाहिए 3, 5, 10। ठीक है, आपको अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी एक मेहनत लगानी चाहिए। छोटा सा लाइक शेयर मोटिवेशन कमेंट बॉक्स में मैम आपके द्वारा पढ़ाया गया प्रयास आपको अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्या बोल रहा है यहाँ तो लाइसेंस प्राप्त कर रहा है अर्जन और कब्जे के लिए। यहाँ पर कह रहा है कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, यानी कुछ दशाओं की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है गनों के नाल के छोटा किए जाने, नकली आयुध के संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति। कैसे याद करोगे सेक्शन 6 को, नकली आयुध और गन को छोटा करना, इस तरीके से याद कर लो सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 7 कह रहा है प्रतिष्ठित आयुधों, प्रतिष्ठित गोला बारूदों के अर्जन या कब्जे के रखने या उसके विनिर्माण या विकास का प्रतिषेध किस तरीके से किया जाएगा, आगे देखेंगे, इनको चिंता मत करना है ना। जिन अग्नायुधों पर पहचान चिन्ह ना हो, तो सेक्शन 8 कहता है पहचान चिन्ह के बारे में, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारा सेक्शन नंबर 8 है वो बात करेगा। सेक्शन 9 कहता है तरुण व्यक्ति, छोटे व्यक्ति होते हैं ना तरुण, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, उनके बारे में बात करते हैं कि भाई उनको बेच दिया, कर दिया, उनके पास रखवा दिया अपने हथियार वगैरह, अपने आर्म्स वगैरह रखवा दिए, तो क्या फल पड़ेगा उसको, मतलब इनके पास आपने अगर हथियार रखवा दिए, अपने आर्म्स वगैरह रखवा दिए, तो क्या होगा फिर। ठीक है, चैप्टर 10 सेक्शन 10 हमने बात कर ही ली कि भाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस की बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है आयुधों आदि का आयात निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। ठीक है, 11 में क्या बोल रहा है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट को किस तरीके से रोकेंगे, प्रतिषिद्ध करेंगे। और जो सेक्शन नंबर 2 है वो क्या कर रहा है, इनका ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे से जहाज से कर रहे हो, पानी के जहाज से कर रहे हो, हवाई जहाज से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो क्या होगा, ये उसकी बात कर रहा है कि किस तरीके से उनके ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बात समझ में आई आपको, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब आगे आ जाइए। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 कह रहा है आग्नेय और गोला बारूदों के अर्जन और कब्जे के लिए, अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। अर्जन क्या मतलब था आपको पता है, हमको क्या कर रहा है, कहीं से मिल रहा है। ठीक है, दे नहीं रहे, मिल रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है अग्नायुध या गोला बारूद को ना तो कब्जे में रखेगा ना अर्जित करेगा। भाई अपन जनरल व्यक्ति, अभी मैं बोलूँ मेरे को तो पसंद आ गई भाई बंदूक, अपने पास रखूंगी, पर भैया ऐसे नहीं रख सकती, क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है जनरल बात कि कोई भी व्यक्ति ना तो अग्नायुध रख सकता है ना गोला बारूद रख सकता है अपने पास में, जब तक वह लाइसेंस नहीं रखता हो। यानी कि क्या कह दिया भैया, अपने पास अगर लाइसेंस आ गया तो अपन रख लेंगे। समझ में आ गई आपको बात कि मेरे पास जैसे ही लाइसेंस आया और रख सकती हूँ बंदूक, सारी थी इतने टाइम से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है तो वह व्यक्ति रिपेयर मरम्मत के लिए, नवीकरण के लिए, रिन्यू वगैरह कराने के लिए, ऐसे लाइसेंस धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए रिटर्न अथॉरिटी के अधीन उसे वहन कर सकेगा। क्या बात बोल दी मैडम आपने, आप तो कह रहे हो कि भाई लाइसेंस नहीं है फिर भी वो व्यक्ति लाइसेंस रख रहा है। हाँ तो भैया रख सकता है ना, मेरी बंदूक है खराब हो गई, मैंने सामने वाले व्यक्ति को सही करने के लिए दे दी कि भाई तेरे पास लाइसेंस नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कर मेरी बंदूक रख ले भाई, इसको सही वही कर दे, खराब हो गई है। दूसरी रिन्यू कराने के लिए दे रही हूँ मैं, भाई मेरा कोई कर्मचारी है, मैं उसको बोलूँगी यार देख तू उस रास्ते की तरफ जा रहा है, वहाँ पर बीच में वो मिलेगी जहाँ पर इसको रिन्यू करवाना है, वो ऑफिसर वगैरह होंगे, उनसे मेरा जो लाइसेंस है वो रिन्यू करवा के लेके आना है, तो ये बंदूक ले जा वहाँ पे रखवा दे, रिन्यू हो जाएगी मेरे पास लेना। मेरा बॉडीगार्ड है, ठीक है, उसके पास मैंने अपने रखवा रखी है कि भाई ये लाइसेंस के थ्रू तू रख सकता है, तो मैंने उसको परमिशन दे रखी है, भाई मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ साथ ही चल रहा है, तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो क्या बोल रहा है, रिपेयर करने के लिए, रिन्यू कराने के लिए, और साथ में क्या बोल रहा है, लाइसेंस धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए मैं रिटर्न अथॉरिटी दे रही हूँ, भाई मेरा बॉडीगार्ड है, ये इसका कुछ भी गलत उपयोग नहीं करे, और मैं उसको कहती हूँ कि भाई मेरे जो लाइसेंस की बंदूक है वो तू अपने पास रख ले, मेरे साथ साथ चल ले। बात समझ में आ गई आपके, ये वाली बात। फिर बोल रहा है कोई व्यक्ति 2 से अधिक अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा, कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलेगा 2019 के बाद से। क्या बोला इसने कि भाई एक व्यक्ति है उसके पास कितने अग्नायुध हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। पहले ये 3 हुआ करते थे कि 3 रख लो, लेकिन अब क्या बोलता है कि बस 2 ही तुम रख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते।
कब से कहा गया है? 2019 से कहा गया है। आर्म्स एक्ट 2019 में एक संशोधन हुआ था। उसके बाद कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 से अधिक अग्नायुध, ऐसे अग्नायुध में से 2 को रख सकता है, बाकी बचे अग्नायुध 1 वर्ष के अंदर नियर पुलिस ऑफिसर को जाकर जमा करा देगा। क्या बोला भाई? एक व्यक्ति है ए नाम का, के पास है पिस्टल नंबर 1, पिस्टल नंबर 2 और पिस्टल नंबर 3। तो ये कह रहा है भाई पहले तो तुम तीनों रख सकते थे, लेकिन अब क्या है? अब केवल तुम 2 रख सकते हो। और कब से? 2019 से। इसके बाद क्या होगा? अगर इसके बाद भी क्या है, तुमको इनमें से एक, कोई सी भी, जो भी आपको पसंद नहीं है, 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर मतलब 2019 के बाद 1 वर्ष के अंदर जमा करानी होगी। जमा कहाँ पे करा दोगे भाई सर? जमा करा देंगे हम कहाँ पर? नियर पुलिस ऑफिसर को। आपके पास में जो भी नियर पुलिस ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन है, उसमें जाकर क्या कर दोगे? कह दोगे भाई भैया मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये तुम रख लो, क्योंकि अब मुझे अलाउ नहीं है। कितनी अलाउ नहीं है? 3 अलाउ नहीं है, मेरे को 2 अलाउ है, 2 मैंने रख रखी है, 1 में जमा। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। सेक्शन 21 में दी गई शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्त व्यवहारी यानी कि लाइसेंस डीलर आर्मी मेंबर यूनिट शस्त्रागार में 90 दिन के अंतर्गत जमा कराएगा। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि सेक्शन 21 में जो भी शर्तें वगैरह दी गई हैं, आगे आएंगी शर्तें, लेकिन अभी हमारे पास काम नहीं है, दे रहे हैं। तो एपीओ के एग्जाम में नहीं है वो, तो आपको क्या करना है? सेक्शन 21 अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज क्या बोल रहा है कि सेक्शन 21 के शर्तों के अकॉर्डिंग जो भी लाइसेंस डीलर होगा या फिर आर्मी का मेंबर होगा या यूनिट शस्त्रागार में कोई यूनिट वगैरह बनी हुई है, उसके अंदर शस्त्रागार वगैरह होते हैं, जो शस्त्र वगैरह रखे जाते हैं, उसका कोई मेंबर वगैरह है, तो वो 90 दिन के अंतर्गत जमा कराएगा। जिनको 1 साल कहा गया था ना, इसको इनको यहाँ पर 90 दिन। पॉइंट 2 के बाद लागू नहीं होगी। भाई कौन कौन से व्यक्तियों को लागू नहीं कर रहे हैं आप बात? तो ये ऐसे कह रहा है, डीलर जो कि राइफल क्लब, राइफल मेंबर वगैरह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त है, निशाना लगाने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह के लिए 22 बोर राइफल, हवाई राइफल का यूज करता है। समझ में आई आपको क्या बोल रहा है? ये कह रहा है जो पॉइंट 2 की बात है ना, इसको लागू नहीं करेंगे। किस किस पे लागू नहीं कर रहा? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, भाई पुलिस अधिकारी, उसको तो परमिशन है ना कि भाई वो ये रख सकता है, लाइसेंस वाली बंदूक को रख सकता है, के लिए कह रहा है। के अलावा क्या कह रहा है? जो निशाना लगाने के लिए, आपने देखा होगा ना शूटिंग वगैरह होती है, आम बंदूकों की शूटिंग वगैरह होती है, उसके लिए कह रहा है कि भाई आपको दी गई है, तो ये वाली याद रखना, 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का जो यूज करते हैं ना, हवा में निशाने वगैरह लगाते हैं, उनके लिए कह रहा है कि भाई आप वो रख सकते हो। उसके रखने के लिए आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है तो। अब आ गया जो 4th नंबर का पॉइंट, क्या बोल रहा है? सेक्शन 21 के 2 से लेके 6 प्रोविजन सेक्शन 3 के क्लॉज 2 के परंतु के अधीन अग्नि आयुधों के किसी निक्षेप में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह सेक्शन 3(1) में किसी आर्म्स और अम्यूनिशन, गोला बारूद के संबंध। ठीक है, रेफर कर रहा है सेक्शन, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। जो मेन बात थी वो हम पढ़ के आ चुके। अब देखो सेक्शन 4 क्या बोल रहा है। सेक्शन 4 बोल रहा है कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, यानी विशेष तरीके के जो आयुध वगैरह है उनको अर्जन करने के, कब्जे में रखने के संबंध में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो क्या है वो देखो। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की राय हो किसी एरिया में सिचुएशन को देखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक है अग्नि आयुधों से भी आयुधों का भी अर्जन, कब्जा, वहन किया जाए, तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्शन दे सकती है। जिस क्षेत्र में कहा गया है वही यह धारा लागू होगी। नियमों के अनुसार ही आर्म्स यदि कोई हो, व्यक्ति, वर्ग, समुदाय धारण करेंगे, अन्यथा नहीं। क्या मतलब निकला इतनी बड़ी बात का? इतनी बड़ी बात का ये मतलब लग रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस तरीके की सिचुएशन हो गई किसी एरिया में, ठीक है, मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं, रामगंज में हो गई, या किसी भी कोई भी और भी क्षेत्र, मान लीजिए बड़ी चौपड़, रामगंज, चांदपुर, किसी भी क्षेत्र में, सिटी कहीं पे भी, या जो भी एरिया है, मान लीजिए कोई दंगे वंगे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो क्या होता है उस वर्ग के लिए, उस एरिया में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या फिर क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक है, या फिर अग्नि आयुध से भिन्न कोई भी आयुध वगैरह होते हैं कि जिनको कि अर्जन किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, कब्जा रख सकते हैं, तो इनके लिए कह रहा है कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करेंगे। भाई क्या जारी करेंगे कि भाई आप ये वाले हथियार आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। और जिस क्षेत्र में कहा गया, ऐसे नहीं पूरे जयपुर में रख रहे हैं भैया हमको तो वहां से अलाउ हो गया, अरे भाई जब रामगंज के लिए कहा गया है तो रामगंज वाले ही रखेंगे, ठीक है, चांदपुर वालों के लिए कहा है तो चांदपुर वाले ही रखेंगे, छोटी चौपड़ वालों के लिए कहा है तो छोटी चौपड़ वाले रखेंगे। पूरा जयपुर नहीं आ जाएगा कि भाई हम तो सबको, भाई हमको तो बजट नोटिफिकेशन के द्वारा अलाउ कर दिया और हम तो रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या क्षेत्र के लिए कहा है उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। नियमों के अनुसार ही यदि कोई व्यक्ति, वर्ग, समुदाय धारण करेंगे
यानी जो रूल्स गजट नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आर्म्स को रख सकते हो, और वही आर्म्स रख सकते हो जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये हथियार रख लो, अन्यथा आप कोई भी हथियार नहीं रख सकते। बात समझ में आ गई सेक्शन नंबर 4 की। कुछ क्या होता है विशेष तरीके के हथियार, आप इस तरीके से इसको कीवर्ड करके याद कर सकते हो कि विशेष तरीके के हथियार हैं जिनको कि आप रख सकते हो। अब आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। भैया ये वाला सेक्शन कैसे याद कर लें, वो तो बहुत ही लग रहा है हमको, बस अभी 2 मिनट में इसको इजी। कैसे, मिर्जापुर किसने, आपको उदाहरण दे रही हूँ। कालीन भैया क्या करते थे, कालीन का काम नहीं करते थे, वो तो उनका छुपा हुआ काम था। कालीन भैया बनाते थे हथियार, तो उनकी बात हो रही है। तो हथियार वगैरह बन रहे हैं ना जिनका विनिर्माण यानी कि जिनको बनाया जा रहा है, विक्रय यानी कि सेल किया जा रहा है। गुड्डू भैया और बबलू भैया से यही तो काम करवाते थे, तो इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कालीन भैया को याद करके सेक्शन नंबर 5 को याद कर लो। और क्या बोल रहा है देखो, ऐसे बोल रहा है कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, क्या नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेगा, विनिर्माण विक्रय यानी कि इनको बनाना, क्रय यानी कि बेचना, अंतरण यानी कि ट्रांसफर, संपरिवर्तन यानी कि चेंज, मरम्मत यानी कि उनको सही वही करना, परख और यानी परख मतलब जांच वगैरह करते ना, चेक वगैरह करना, और परिसिद्धि, ये सब काम नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे, विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शन। अभिदर्शन क्या हो गया मैम, ये ऐसे शब्द कहाँ से लेके आते हो, अभिदर्शन मतलब दिखावा, शोकेस में लगा के रखते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा शोकेस में ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, तो आप क्या कहीं रास्ते में जाते हैं आपको दिखती है बंदूकें लगी हुई कि भाई इतनी सुंदर बंदूक है, ये दिखता है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप कहीं उसको दिखा रहे हो कि भैया शोकेस में लगी हुई है, कितनी बढ़िया लग रही है, लाइट चमक रही है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रस्थापन करेगा ना ही कब्जे में रखेगा, विक्रय अंतरण संपरिवर्तन मरम्मत परख या परिसिद्धि इस तरीके के काम के लिए नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, विक्रय नहीं करेगा और कोई दिखावा विखावा नहीं करेगा। समझ में आ गए, किसी भी अग्नायुध आदि का, किसी गोला बारूद आदि का विहित नियमों के अनुसार ही धारित करेगा, अन्यथा नहीं। यानी ये जो भी चीजें हैं ना आर्म्स वगैरह, इनको क्या करेगा, नियमों के अनुसार ही रखेगा अपने पास, अन्यथा अपने पास नहीं रखेगा। बात समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किन्हीं आयुधों या गोला बारूद का जिन्हें वह अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विधि पूर्वक अपने कब्जे में रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को जो ऐसे गोला बारूद आयुधों को विधि के अधीन रखने को हकदार है, विधि ने प्रतिषेध नहीं कर रखा है रखने से, इस निमित्त अनुज्ञप्ति धारण किए बिना विक्रय या अंतरण कर सकेगा। यानी क्या कह रहा है कि भाई उसको सेल करने की परमिशन मिली हुई है, भाई लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सेल वगैरह कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। बस जो कंक्लूजन है वो हमको यहाँ पर निकालना है। फिर बोल रहा है परंतु किसी ऐसे अग्नायुध या गोला बारूद जिसके बारे में सेक्शन 3 या 4 में लाइसेंस जरूरी है, ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय या अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसके जुरिस्डिक्शन रखने वाले डीएम को या नियर पुलिस ऑफिसर ऐसे आर्म्स आदि का ट्रांसफर करने के अपने आशय की या किसी अन्य के आशय की नाम पते आदि की जानकारी ना दी हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा जो आप सेल वगैरह करोगे तो आपका जो भी जुरिस्डिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, उसमें जो डीएम वगैरह होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, तो ये सूचना दोगे कि भाई मैं ये आर्म्स वगैरह सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अपना नाम पता जो भी आपकी चीजें हैं वो आप इनको बताओगे। ठीक है, कि मैं ये किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये सब चीजें आप बताओगे। पूरा ऐसी जानकारी देने के बाद कम से कम 45 दिन नहीं हो, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है, डीएम वगैरह, भाई जांच वांच भी तो करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि आप आज कह के गए और कल आपको लाइसेंस वाइसेंस दे देंगे, हाँ जी भैया धड़ल्ले से बनाओ, तुम तो धड़ल्ले से बनाओ और बेचो। ऐसा 45 दिन का टाइम लेगा। ठीक है, 45 दिन का टाइम हमको पता हो। सेक्शन 6 बोल रहा है गनों के नाल को छोटा किए जाने या नकली आयुधों को संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञा। कोई भी व्यक्ति अग्नायुध की नाल को छोटा, नकली अग्नायुधों का अग्नायुध में परिवर्तन कर सकता है। नकली अग्नायुध से क्या तात्पर्य है, जो अग्नायुध जैसी लगती है, चाहे वह कोई हर्ष, गोली या अन्य अस्त्र वगैरह छोड़ने के लिए हो योग्य हो या नहीं, ये बता रहा है नकली अग्नायुध क्या होता है। बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर गनों को छोटा करने के संबंध में कोई काम हो, या फिर जैसे कोई नकली अग्नायुध वगैरह होते हैं, नकली जो बंदूकें वगैरह होती है, उनको असली के रूप में संपरिवर्तित करने के संबंध में बात कर रहा है। बेसिकली आपको सेक्शन 6 में इतना ही पता होना चाहिए कि कहाँ पर दे रखी है। ठीक है, और इससे क्या तात्पर्य होता है, कोई हर्ष, गोली या अन्य वगैरह। ठीक है, फिर बोला सेक्शन 7 प्रतिष्ठित आयुधों या प्रतिष्ठित गोला बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विकास का प्रतिषेध तो कब तक नहीं करेगा, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं किया। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्राधिकृत कर देगी तो वो काम कर लेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, हेडिंग इसकी याद होनी। अब देखो सेक्शन 8 क्या बोल रहा है, जिन अग्नायुधों, इंपॉर्टेंट है, जिन अग्नायुधों पर पहचान चिन्ह ना हो उनके विक्रय या अंतर का प्रतिषेध।
यानी कि जिन पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बंदूक है, बंदूक के ऊपर क्या होता है, लिखा हुआ होता है, नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है, किस कंपनी की है या कहाँ से उसको सेल किया गया वगैरह होता है, उसकी डिटेल वगैरह नीचे लिखी हुई होती है, ठीक है। तो कहता है कि भाई जिसके पास पहचान वगैरह नहीं होगी तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी फायर आर्म को पर दिखाया गया नाम, संख्या या अदर एनी मार्क को ना तो मिटाएगा, ना हटवाएगा, ना परिवर्तित करेगा, ना कूटरचित। क्या मतलब निकला भाई, ये पेन की जगह पे बंदूक है, बंदूक के ऊपर कोई नाम लिख रहा है, कोई नंबर लिख रहा है, या कोई भी जैसे कि कोई मार्क वगैरह लगा रखा है, किसी कंपनी का लोगो वगैरह लग रहा है, तो कह रहा है इसको ना तो मिटाओगे, ना चेंज करोगे, ना उसको कूटरचित वगैरह करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। ऐसे फायरमैन का ना सेल करेगा, ना ट्रांसफर करेगा जिस पर नाम, संख्या, पहचान चिन्ह आदि दर्शित ना। भाई अगर इसके ऊपर ये बंदूक है, अगर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई लोगो नहीं है, तो आप इसको ना तो सेल कर सकते हो, ना ट्रांसफर कर। बात समझ में आ गई। अब आगे आ जाओ। जिस व्यक्ति के पास इस तरीके का फायरमैन आदि होगा तो ऐसा माना जाएगा उसने स्वयं ऐसा किया है, जब तक साबित नहीं। भाई किसी व्यक्ति के पास, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई ये बंदूक है जिसपे कि ना तो नाम है, ना कोई संख्या है, ना कोई लोगो है, तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने इसके संबंध में अपराध किया है। कौन सा अपराध? इसको मिटाने का, इसका कूटरचित करने का, ठीक है, इसको चेंज करने का। तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने ये अपराध किया है। बात समझ में आ गई। आ गया। परंतु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसके पास में ऐसे थे जिस पर नहीं थे, मान लीजिए जब ये एक्ट बना था, ठीक है, इस एक्ट के बनने से पहले, इस एक्ट के बनने से पहले क्या था, मेरे पास ये बंदूक थी। अब इस बंदूक के ऊपर ना तो कोई नाम था, ना कोई नंबर था, ना लोगो था, तो ये बोल रहा है कि भाई ये जो बंदूक थी ये आपके पास थी, तो माना जाएगा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके प्रोविजन तब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 साल ना हो गया हो। यानी कि 1 साल तक, मतलब जब एक्ट बना था उसके बाद 1 साल हो गया हो, तब तक तो ये मैं रख सकती हूँ, अदरवाइज नहीं रख सकती, ठीक है। यानी अब ये वाली बात तो देखो आप हो नहीं सकती, तो कितनी पुरानी बात है, 19 एक्ट है, 1 अक्टूबर 1962 से लागू हुआ, तो अब तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 9 क्या कह रहा है। तरुण व्यक्ति, भैया ये कौन से व्यक्ति आ गए? तरुण व्यक्ति होते हैं 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। क्या बोल रहे हैं? तरुण व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अगना आयुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय अंतरण का प्रतिषेध। ये कह रहा है, जनरली छोटी सी बात बोल रहा है कि जो तरुण व्यक्ति होंगे, किशोर वगैरह होंगे, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होंगे, वो ना तो इन आयुध वायुध को क्या कर सकेंगे, आर्म्स लो, अब तो सीधे डायरेक्ट आर्म्स को ना तो रख सकेंगे, ना कब्जे में रख सकेंगे, ना इनका सेल वगैरह कर सकेंगे। समझ में आ गई। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इस एक्ट के पहले के प्रोविजन के होते हुए भी, मतलब ये एक्ट बना उससे पहले के कोई भी प्रावधान हो, चाहे से वो रख सकता हो नहीं रख सकता हो, कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम हो, हिंसा या नैतिक अवचार के अपराध के संबंध में किसी अवधि के कारावास के लिए दंड भुगत रहा हो, खत्म होने के 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय सीआरपीसी के चैप्टर 8 में परिशांति कायम रखने को कहा गया है, उस बंद पत्र की अवधि के समय किसी फायरमैन या गोला बारूद अर्जित नहीं करेगा, कब्जे में नहीं रखेगा, वहन नहीं करेगा। समझ में आ गई आपको बात? क्या बोल रहा है कि चाहे ये एक्ट बना हो या नहीं बना हो, अब ऐसे बोल रहा है कि भाई 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होगा, 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होगा, हिंसा या नैतिक अवचार के लिए, यानी कि किसी भी तरीके की हिंसा वगैरह करने के लिए, किसी अवधि के कारावास के लिए, मतलब किसी तरीके का कोई कारावास वगैरह भुगत रहा हो, तब 5 वर्ष की अवधि खत्म होने के दौरान, मतलब उसने कोई अपराध भुगता, कारावास भुगता, मान लीजिए आज भुगता, इसके 5 साल बीत गए, तब तक वो क्या नहीं करेगा, इस तरीके का कोई हथियार वगैरह नहीं रखेगा, या उसने कोई बॉन्ड वगैरह जमा करा रखा है कि भाई मैं शांतिपूर्वक बाहर रहूंगा, इस तरीके का कोई अपराध वगैरह नहीं करूंगा, तो भी वो यूज नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति किसी फायर आर्म आदि का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को फायर आर्म्स वगैरह है, अग्नायुध वगैरह है, उनका अंतरण नहीं करेगा। कौन कौन से हो गए? पॉइंट ए के अकॉर्डिंग फायर आर्म आदि रखने के लिए प्रोहिबिटेड है, मतलब को मना कर रखा है कि भाई तुम फायर आर्म्स वगैरह नहीं रख सकते, जैसे कि लाइसेंस वगैरह रद्द हो गया हो, ठीक है, उसको मना कर रखा हो। पागल व्यक्ति को थोड़ी ना दे देंगे लाइसेंस, तो वो प्रोहिबिटेड ही तो हो गया ना, एग्जाम्पल याद रखा करो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, या अनसाउंड माइंड है ऐसे अंतरण आदि के समय, यानी कि जब उसको ट्रांसफर किया गया तो वो व्यक्ति क्या है, अनसाउंड माइंड है। अभी हमने बात करी ना कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, विकलचित व्यक्ति है, तो उसको आर्म्स थोड़ी ना पकड़ा देंगे, वो तो जिसकी मर्जी आएगी उसको उड़ाता डोलेगा। आ गई बात। अब आगे आ जाओ। जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा वह ट्रेनिंग के दौरान की अवधि के अधीन फायरमैन यूज कर सकेगा। मान लीजिए कोई जॉब वगैरह लग गई, 21 वर्ष से कम आयु का है, तो वो क्या करेगा, ट्रेनिंग के दौरान यूज कर सकता है, ठीक है। परंतु अलग अलग फायरमैन के लिए अलग अलग आयु सीमा विहित की जा सकेगी, ठीक है। जैसे कह रहा है कि
कोई भी जो फायर आर्म्स वगैरह होते हैं ना, अग्नायुध वगैरह होते हैं, उनके लिए समय सीमा निश्चित की जा सकेगी कि ये 18 वर्ष तक की आयु का यूज़ कर सकता है, ये 20 वर्ष से ऊपर का कर सकता है। तो ये डिसाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसको देंगे फायर आर्म वगैरह, अन्यथा नहीं देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सेक्शन 10 क्या कह रहा है? आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। अब भाई ये बोल रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? लाइसेंस दे। कैसे देंगे? तो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आयुधों को आयात निर्यात कर सकता है। उसको क्या करेंगे? लाइसेंस देंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का, तभी वो क्या कर सकता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है आर्म्स का, अन्यथा नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति जो आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई गोला बारूद आदि रखने का हकदार है, उसे विधि ने ऐसा करने से मना नहीं कर रखा है, तो अपने पर्सनल यूज के लिए दी गई निश्चित मात्रा में लाइसेंस के बिना भारत में ला सकेगा, बाहर ले जाया जा सकेगा। यानी क्या कह रहा है? उसके पास लाइसेंस है तो वो अपनी लाइसेंस वाली बंदूक को कहीं पर भी लेके जा सकेगा भारत के अंदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये अगर उसको मना नहीं कर रखा तो। फिर क्या बोल रहा है? वास्तविक पर्यटक जो किसी ऐसे देश का है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन द्वारा विनिर्दिष्ट करे, तो आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखने की उस देश की विधियों ने मना नहीं किया हो, आखेट के प्रयोजन के लिए शर्तों के साथ लाइसेंस के बिना अपने साथ भारत में ला सकेगा। मान लीजिए आप कि जापान से कोई, जर्मनी से कोई व्यक्ति आया है, जर्मनी से वो व्यक्ति आया है यहाँ पर क्या करने के लिए? गेम्स वगैरह खेलने के, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए आया है, और वो बाहर के देश से लेके आया है क्या? आर्म्स। तो वो क्या करेगा? वो यूज़ कर सकता है भारत के लाइसेंस के बिना। केवल किस उद्देश्य से कर सकता है? स्पोर्ट्स के काम से कर सकता है। बात समझ में आ गई? पर्यटक है यानी कि विदेशी है, तो वो क्या कर सकता है? बिना लाइसेंस की बंदूक का यूज़ कर सकता है स्पोर्ट्स के काम के लिए। ठीक है, और वो भी क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन वगैरह के द्वारा जारी करवाए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। पर्यटक से क्या तात्पर्य होता है? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना रखे हैं। पर्यटक होता है जो भारत का नागरिक न हो, जो विदेश से आया हो। ठीक है, घूमने घामने आते हैं ना कई बार। अब आ गया जो आमोद प्रमोद मनोरंजन के लिए रशियन दर्शन या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बुलाए गए अधिवेशनों में या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों, अन्य निकायों प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने और 6 मास तक की अवधि के लिए भारत में आए। ये ऐसे बोल रहा है कि भाई किस किस उद्देश्य से आए हो, तो एक बार रीड कर लो क्या जा रहा है। हमारे कोई जो मनोरंजन वगैरह के लिए आ गया, स्पोर्ट्स के लिए आ गया, या यहाँ पर कोई गतिविधियाँ वगैरह होती हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उनके लिए आ गया है, तो वो क्या कर सकता है? इनका यूज़ कर सकता है। और क्या होगा कि वह 6 मास तक की अवधि के लिए भारत में आ गया हो। ठीक है, उसको क्या कहा गया? ऐसे नहीं कि यहाँ पे तो आके बस ही गया, भाई मैं तो पर्यटक हूँ और पर्यटक बन के यहीं पे बस गया, 6 मास की अवधि तक। ये जो अवधियाँ होती है ना, इनको जरूर याद करते रहा करो। फिर कह रहा है आर्म्स या गोला बारूद की युक्तियुक्तता के बारे में, आयुध या गोला बारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उपयोग में लाए जा सकेंगे, उसके बारे में कोई डाउट हो तो सीमा शुल्क कलेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्राधिकृत ऑफिसर या केंद्रीय सरकार द्वारा इस नियम में सशक्त किसी अदर ऑफिसर को हो। इनके बारे में जो भी कंडीशंस वगैरह होंगी वो कौन लगा सकेगा? ये बोल रहा है कि आर्म्स या गोला बारूद की युक्तियुक्तता के बारे में, आयुध या गोला बारूद ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उपयोग में लाए जा सकेंगे, अगर मतलब जो भी यूज कर रहा होगा ना इन आर्म्स वगैरह को, तो वो कह रहा है कि भाई उनको रोक सकेगा कि भाई जिसके बारे में डाउट वगैरह होगा ना इनके संबंध में, सीमा शुल्क के वाले को या फिर कोई कलेक्टर को या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, तो वो क्या कर सकता है? इनको रख सकता है। किसको? आर्म्स को निरुद्ध रखेगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं। ठीक है, बेसिकली क्या निकला इसका कॉन्सेप्ट का मतलब? ऐसे कह रहा है कि भाई किसी व्यक्ति के पास व्यक्ति के पास आर्म है, आर्म्स वगैरह है, और सीमा शुल्क व्यक्ति को, सीमा शुल्क का जो अधिकारी होता है उसको, डीएम को या कोई और ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्दिष्ट करा, उसको डाउट हो जाता है, तो वो क्या करेगा? उसके आर्म्स को रख लेगा। कब तक रखेगा? जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। इसी बात है। ठीक है, फिर बोल रहे इस धारा में समुद्री या वायुमार्ग द्वारा भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र को पार करके भारत से बाहर ले जाना या लाना माना जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? ऐसा क्षेत्र होगा जो भारत के भाग नहीं है, मतलब भारत का भाग नहीं है, वो भारत के भाग का बाहर है। ठीक है, और कोई मध्यवर्ती मीडिएटर वाला जो स्टेट है उसकी बात की जा रही है। या फिर क्या कह रहा है? ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है कि भारत के बाहर लेके जाना और लेके आना। ठीक है, किसी बात है। सेक्शन क्या कह रहा है? आयुधों आदि का आयात और निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। भाई ये किसको कहेंगे कि भाई तुम ऐसा आयात निर्यात है इसको तुम रोक सकते हो? तो भाई मेन पावर किसकी है भैया? अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो प्रतिष्ठित। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे आर्म्स आदि को आयात निर्यात पर रोक लगा सकता है। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 12। क्या बोल रहा है? आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा निर्देश देगी कि व्यक्ति या व्यक्ति के जो वर्ग हैं, ठीक है, यानी कि पर्सन्स हो गए या कोई वर्ग वगैरह हो गए,
आर्म्स आदि का परिवहन अगर लाइसेंस नहीं रखता हो तो नहीं करेगा। भारत या उसके किसी भाग पर ऐसे परिवहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। आर्म्स आदि का सी पॉइंट, एयर पॉइंट ट्रांसशिप्ट किया जाना है इसमें परिवहन में शामिल है। अब क्या निकला मतलब इतनी पूरी बात का? सेक्शन 12 बेसिकली कह रहा है कि भाई आप इसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, किसका, आर्म्स वगैरह का। कब नहीं कर सकते? जब तक कि आपको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। किसको? किसी व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग को। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? आर्म्स का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आगे बात, कब नहीं कर सकते? जब आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस होगा तो आप कर ही सकते हो, और लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। अब ये बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट में क्या शामिल कर लें, तो ट्रांसपोर्ट में आ गया हमारे आर्म्स का सी के द्वारा, एयरपोर्ट के द्वारा, यानी धरती, वायु, क्या हो गई हमारी धरती, ये हमारी वायु हो गई, और ये हो गया हमारा समुद्र। तो कहता है भाई यहाँ पे से कहीं पे भी तुम नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। का? आर्म्स का। कौन से आर्म्स? भाई जिनके बारे में आपके पास लाइसेंस नहीं है, जिनका परिवहन करने के पास आपके पास क्या नहीं है? लाइसेंस। जैसे कि मान लीजिए आप राजस्थान राज्य से गुजरात राज्य को भेज रहे हैं अपने आर्म्स, और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप इनका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, ना वायु से, ना समुद्र से, ना धरती से। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा आर्म्स एक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो आपको चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, और अपने को इससे, ठीक है, एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।